बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर इज़्ज़त और बहादुरी के अनमोल तगमे बाज़ारों में दस्तयाब होते तो हर अमीर आदमी ख़रीद कर अपने कंधों पर और अपने जेबों के आगे सजा लेता। लेकिन ये वो अनमोल हीरे होते हैं, ये वो अनमोल चीज़ें होती हैं जो बिकाऊ नहीं होती, बल्कि इन्हें ख़रीदना पड़ता है अपनी मेहनत से, बेलौस खिदमत से, बेलौस जदोजहद से। नाज़रीन, ये इज़्ज़त के अनमोल मोती कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों के नसीब बनते हैं। ये इज़्ज़त के मोती लियाकत अली ख़ान जैसे लोगों की शान बनते हैं। नाज़रीन, ये इज़्ज़त के मोती ईदी अमीन जैसे लोगों के लिए सरे राह बिछाए जाते हैं। नाज़रीन, ये इज़्ज़त के मोती ये हकीम सईद जैसे लोगों के लिए ही होते हैं। नाज़रीन, ये बहादुरी के तगमे, ये शजाअत के तगमे, ये निशान हैदर, ये राशिद मिन्हाज जैसे, मेजर अजीज़ भट्ट जैसे, लॉर्ड्स नाइक जैसे लोगों के लिए होते हैं। नाज़रीन, ये कोई ज़रदारी, नवाज शरीफ या दूसरों के लिए नहीं होते। ये कमाए जाते हैं, ये मेहनतों से कमाया जाता है। ये जदोजहद से चीज़ें हासिल होती हैं, ये बाज़ारों से हासिल नहीं होती। आपके पास अगर जितना पैसा भी है, लेकिन आप उससे इज़्ज़त नहीं कमा सकते, आप उससे बहादुरी नहीं कमा सकते। आप सिर्फ़ उससे अपनी खुशियाँ ख़रीद सकते हैं वक्ती, लेकिन उससे आप इज़्ज़त के अनमोल मोती नहीं खरीद सकते। आप इसे इज़्ज़त के अनमोल मोतियों को लड़ियों में परोकर अपने गले में नहीं डाल सकते। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत और में एक रोशन बाब है इल्ज़ाम तराशी का। जो कुछ भी होता है, सियासतदान अपनी गलतियों को एक फ़ोल्डर में जमा करके, तमाम फ़ाइलें फ़ोल्डर में जमा करके उसमें उसमें स्टंप लगा देते हैं, कभी अमेरिका की, कभी CIA की, कभी पाक आर्मी की, कभी ISI की, कभी एस्टेब्लिशमेंट की, कि ये इन्होंने किया है। वो अपनी गलतियों को नहीं मानते। वो झूठ इतनी डटाई से बोलते हैं, इतनी डटाई से बोलते हैं कि झूठ भी सामने खड़ा हुआ देखकर हैरान होता है कि ये किस तरह झूठ बोल रहे हैं। सच सामने होता है, लेकिन फिर भी ये झूठ इतनी डटाई से बोलते हैं कि दुनिया अपने दांतों तले उँगलियाँ देने पे मजबूर हो जाती है। नाज़रीन, फ़ौज पर इल्ज़ामात की बारिश, ये आए दिन इनका ये एक वो वतीरा बन चुका है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि यही फ़ौज के नौजवान जब कोई मुसीबत आती है तो सीना तान कर अपनी जानों को नजराना हाथों में लेकर वो सबसे आगे होते हैं। ख्वाह वो जंग का मैदान हो, का वो ज़ल्ज़ले के झटके हों, या वो सैलाब की तबाहकारियाँ हों, वहाँ पे आपको यही फ़ौज नज़र आती है। नाज़रीन, माना कि माजी में चंद जनरलों की वजह से चंद बड़े या चंद या दो या तीन ज़्यादा से ज़्यादा नाम ऐसे हैं जिन्होंने पाक फ़ौज को बदनाम किया है, लेकिन बाकी पाक फ़ौज ने पाकिस्तान के लिए भला ही किया है। आज अगर हम तकाबली जायज़ा लें तो किसने फ़ौज के नौजवानों को, किसने फ़ौज के जर्नलिस्ट को पावर कॉरिडोर्स के रास्ते दिखाए? नाज़रीन, क्या दो अंग्रेज़ जनरल गुजरे, उनका कभी नाम पावर कॉरिडोर्स में क्यों नहीं आया? 1951 तक वो है, लेकिन उनका नाम कभी भी नहीं सुना गया हमने कि वो वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने फ़ोर्स किया या उन्होंने ये किया वो किया, कभी नहीं सुना हमने। उनके नाम तक लोगों को नहीं मालूम कि भाई जनरल मेसी कौन था और डगलस कौन था और ये कौन था, ठीक है। लेकिन वजह क्या है? वजह ये है कि जब आप अनएक्टेड लोगों को, जब आप सिलेक्टेड लोगों को जब आप पावर कॉरिडोर्स में लाते हैं तो फिर वो उनको अनसिक्योरिटी महसूस होती है। जब उनको अनसिक्योरिटी महसूस होती है तो फिर वो अपने लिए कुछ स्तून, कोई बैग्स ढूंढते हैं ताकि उनकी पावर को कोई ख़तरा ना हो। नाज़रीन, जब लियाकत अली ख़ान के बाद मुल्क में जो बदलाव लाया गया, एक ऐसे इंसान को अस्पताल से उठाकर पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना दिया गया जो बात नहीं कर सकता था, जो दिन रात और सुबह और शाम शराब के नशे में मौलूद होता था, मोहम्मद अली। उसने क्या किया? उसने साथ में अपने सिकंदर मिर्ज़ा को रखा। नाज़रीन, ये वो सिकंदर मिर्ज़ा है जिसका परदादा मीर जाफ़र था। मैं नहीं कहता कि उसका बेटा भी वैसे ही होगा या पोता भी वैसे ही होगा, लेकिन एक इंसान की एक पहचान होती है, एक इंसान की एक बैकग्राउंड होता है। जब इसे निकाला गया था पाकिस्तान से तो जाकर जिस होटल में रहा उसका किराया भी ताज बरतानिया देती रही। फिर उसने पाकिस्तान में दफन होना भी मुनासिब समझा और आज भी वो ईरान के शाही कब्रिस्तान में दफन है। चलिए, इस बात को हम नहीं कहते कि, लेकिन ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह पावर कॉरिडोर्स में
किन लोगों ने फ़ौज को दाखिला दिया। उसके बाद जब सिकंदर मिर्ज़ा गवर्नर जनरल बना तो उसने क्या किया, उसने अयूब खान को अपने साथ रखा, पावर कॉरिडोर में उसे मिलाया, जो पाकिस्तान का तीसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। नाज़रीन, तो जब आप पावर कॉरिडोर्स में देखते हैं, जब आते जाते हैं, उनकी शान शौक को देखते हैं, जब जहर जलजला देखते हैं, तो फिर आपकी नीयत तो बदनीत होती है, आपके अंदर भी ख्वाहिशें तो जन्म लेंगी। इसी तरह जनरल अयूब ने भी अपनी ख्वाहिशों को हुकूमत में आके ज़ुबान दी। नाज़रीन, जो भी है, कुछ कहते हैं कि CIA का इंसान था सिकंदर मिर्ज़ा, और बहुत हद तक ये बात सही भी है, बहुत से शाहिद भी मिले हैं, और उनकी हर अमेरिका की हर बात मानता था वो। वहीं से ये कॉन्सेप्ट बना था कि जो भी करता है अमेरिका करता है। कोई ब्यूरोक्रेट्स अगर जॉब छड़ते तो वो अमेरिका का नाम लगा देता था, कोई सियासतदान की हुकूमत जाती थी तो अमेरिका का नाम लगा दिया जाता था, CIA का नाम, कोई मरता था तो CIA का नाम लगा दिया जाता था। तो ये चीज़ें जो हम, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट फैला। फिर जब सिकंदर अयूब ने सिकंदर मिर्ज़ा को हटाकर हुकूमत संभाली, तो उसके बाद फिर उसने वो इंतखाब किया जो यहिया खान जैसे लोगों का। नाज़रीन, किसी भी आगे चल के मैं इसको बताता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म का जो इस्तिकाक होता है, वज़ीर-ए-आज़म का इस्तिकाक होता है कि वो किसी भी जनरल को सिलेक्ट करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना सकता है। इस पर थोड़ी देर में बात करता हूँ मैं आगे। यहाँ से चलते हैं। जनरल अयूब का दौर जो था, कुछ भी था, उसका एक सुहाना दौर था पाकिस्तान का। तमाम जो बड़े बड़े जानश्वर हैं वो इस बात को मानते हैं कि अयूब खान का दौर एक बेहतरीन दौर था। उसके बाद क्या हुआ कि उसने यहिया खान को पावर कॉरिडोर में अपने साथ रखा। तो यहिया खान की नीयत तो बदनीयत होना थी, क्योंकि वही जो कहते हैं कि जो बोते हैं वही इंसान काटता भी है। जो अयूब खान ने बोया था वही उसे काटना पड़ा फसल की सूरत में। यहिया खान ने भट्टू के साथ मिलकर फिर शब खून मारा गया। और किस तरह, ये एक लंबी कहानी है, कहने का मकसद में मुख्तसर तकाबली जायज़ा दे रहा हूँ कि जब भट्टू आया, भट्टू मार्शल सदर के तौर पे आया, पहला मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद फिर इंतखाब हुआ। जिस तरह एक सुकूती डाकू हुआ, वो एक अलग कहानी है। हम बात करें फ़ौज और पाकिस्तान के, यानी फ़ौज के क्या किरदार है पाकिस्तान का। जब भट्टू आया तो उसने भी यही गलती दोहराई। उसने 4 सुपीरियर जनरल्स को ओवरसीट करके जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। नाज़रीन, 3 जनरल्स ने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन एक जनरल ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। किसने नहीं दिया? जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने। नाज़रीन, ये वही जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान है जिसने रूस को अफगानिस्तान का कब्रिस्तान बनाया। उस रूस को जिसके बारे में कह रहे थे कि वो सुबह चलेंगे तो रात को नाश्ता लाहौर में करेंगे और रात का खाना वो कराची में खा सकते हैं। वो ख़ुद पाकिस्तान के जनरल ये बात कहते थे। लेकिन जब एक जनरल स्टैंड लिया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपनी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया, तो उसने रूस जैसी सुपर पावर को उसने खाक चिटा दी। नाज़रीन, उस वक्त अमेरिका वियतनाम के ज़ख्म चाट रहा था, रूस के अफगानिस्तान पे हमले पर उस पर बयानबाजी दे रहा था और कुछ नहीं कर सक रहा था। नाज़रीन, मैं इस बात का कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि एक जनरल में इतनी सलाहियत थी तो बाकी जो 3 जनरल को सुपरसीड करके उन्हें घर भेजा गया, उनमें भी कितनी सलाहियत होगी। लेकिन वज़ीर आज़म का इस्तिकाक ये नहीं होता। इस्तिकाक ये होता है कि वो किसी भी जनरल्स को प्रमोट कर सकता है, लेकिन उसका इस्तिकाक इसलिए होता है कि वो बेस्ट को अमंग द बेस्ट में सिलेक्ट करे किसी को। ये नहीं होता कि वो अपने मनपसंद अफराद को उठाकर अपने बैग के लिए करे। नहीं, इस्तिकाक इसलिए होता है कि भाई आप एक किसी अच्छे जनरल्स को, जनरल में जो जिनकी पोजीशन अच्छी है, जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान आलमी के मफाद में होगा, तो उसको आप लाएं। ये नहीं कि आप अपने मनपसंद को 4, 5, 6 से उठाकर वही काम आगे चल के जो जनरल ज़िया ने किया, असलम बेग को लाया, असलम बेग ने क्या किया, ये सबको दुनिया को मालूम है। इसी तरह नाज़रीन, चलते चलते बेनज़ीर ने जिस तरह अपने मनपसंद लाए, नवाज शरीफ ने अपने मनपसंद मुशर्रफ को देखें, जब उसने लाया नवाज शरीफ ने, कितने जनरल्स को उसने सुपरसीड किया, फिर वही उसके साथ हुआ। हालांकि हम एक जायज़ा देखें, सनती लिहाज से पाकिस्तान का बेहतरीन दौर अयूब खान का दौर था, अमन के लिहाज से बेहतरीन दौर ज़ियाउल हक का दौर था, माशी तब्दीलियों के लिहाज से, माशी तरक्की के लिहाज से अच्छा दौर था जनरल मुशर्रफ का। मुशर्रफ ने
सबसे बड़ी जो डूबी हुई आपकी स्टील मिल थी उसको भी उसने बेहतरीन उसमें मुनाफा बख्श बनाया, रेलवे को मुनाफा बख्श बनाया, उसने PIA को बनाया, पाकिस्तान के नाम को उसने रोशन किया और पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत दी। नाज़रीन, अगर हम बाकी देखें कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो मैंने देखा है वो इतना अच्छा दौर था मुशर्रफ का भी कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल थी, पाकिस्तान का डॉलर स्टेबल था, कभी 60 से 65 पे नहीं गया, पेट्रोल 60 से 65 पर नहीं गया। नाज़रीन, रियाल 16 से 17 पर नहीं गया, उसके 10 साल जितना भी उसने वक्त गुजारा है उस दौर में। तो नाज़रीन, फिर आगे हम देखते हैं नवाज शरीफ का दौरा है, बेनज़ीर का दौरा है, उनकी ये कशमकश। पहले उन्होंने सदूर के खिलाफ अपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर सदूर के पास थी, तो उनके लिए कभी एक सदर उनको हटा देता तो वो दूसरा लाते, अपना मन पसीदा वो हटाता, तो फिर क्या होता कि ये एक जंग लगी रहती। लेकिन जब सदर की पावर इन्होंने कम करके वज़ीर-ए-आज़म पाजी आर्मी चीफ को बनाने का, तो उसके बाद फिर जो भी काम होता वो कहते हैं कि आर्मी ने किया है। नाज़रीन, मायना कि आर्मी ने पहले किए हैं स्टंट्स, लेकिन मुशर्रफ के बाद या मुशर्रफ के दौर से परवेज़ कियानी ने कोई साथ नहीं दिया मुशर्रफ का। अगर देता तो वहाँ पे वो प्रोसीड रख सकता था, लेकिन उसने साथ नहीं दिया। फिर अशफाक परवेज़ कियानी ने जनाब आला, वो सिंध के कौन हैं वो बड़े जो कहते थे कि इनकी क्या मजाल, सदर जरदारी साहब, उनको उन्होंने बर्दाश्त किया, मेमो गेट को बर्दाश्त किया। अब तो बाद का वाक़या होता है, कितने और वाक़या सलाला वाक़या होता है, लेकिन उसने बर्दाश्त की। हुकूमत को उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान फ़ौज का इन लोगों ने इतना नाम बदनाम कर दिया था कि इस वजह से उन्होंने कोई भी इंतहाई कदम उठाने का गैज़ किया। रोज़ प्रोपेगेंडे होते थे कि आज हुकूमत जा रही है और कल हुकूमत जा रही है। नाज़रीन, वीडियो लंबी हो रही है, मुख्तसर बात करता हूँ। उसके बाद आगे देखें, हम आगे चल के देखें, नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ। उन्होंने भी जनाब अल्लाह कभी एक किस जहांगीर करामत को हटा रहे हैं, कभी किसको हटा रहे हैं, कभी किसको आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि, लेकिन अब जो बात यह है कि खलाई मखलूक और ये लोग अपनी गलतियों को नहीं तस्लीम करते, बल्कि तमाम का तमाम बोझ, तमाम के तमाम अपनी सियासी गलाजत को उठाकर वो खलाई मखलूक के खाते में डाल देते हैं, ISI के बारे में डाल देते हैं। नाज़रीन, ऐसा नहीं है, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब देखें, जब से इमरान खान आया है, कोई अमेरिका का नाम नहीं ले रहा, कोई अमेरिका, क्योंकि वो अमेरिका नवाज हुकूमत नहीं है। सब मानते हैं, कोई इसको यहूदी कहे, जो भी कहे, लेकिन आज ये बात नहीं है कि अमेरिका की वजह से ये आया। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है, बगैर अमेरिका की मर्ज़ी से बहुत हो सकता है। हमने अमेरिका को अपने सरों पर सवार किया, अपने दिलों पर सवार किया, हमारे खौफ का हवा बन चुका है। होगी शावेज़ ने अमेरिका के सामने डट कर खड़ा रहा। क्या किया उसने? अमेरिका ने उसका कुछ नहीं कर सका। उसने पेट्रोल बम उसको बंद कर दिया। सऊदी अरब से ज़्यादा उनका मुल्क प्रोड्यूस करता है। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे हैं। जमाल अब्दुल नासर, जिसने अमेरिका और वर्ल्ड बैंक की मदद के बगैर सोहान डैम बनाया, दुनिया का बड़ा डैम। इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे ज़्यादा जो ज़ख़ीरा है पानी का, वो 1000 दिन का मसर के पास है। उसने खड़ा हुआ कुछ नहीं कर सका मसर का अमेरिका। इसराइल के साथ अरब इसराइल वार हुई, कुछ अपने ही लोगों की वजह से वो जंग हारी। तो नाज़रीन, ये चीज़ें जो है ना, ये हम ब्लेम गेम को बंद करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारे असल दुश्मन कौन हैं। हमारे असल दुश्मन बाहर से नहीं, हमारे असल दुश्मन हमारे अंदर मौजूद हैं, और हमारे सामने वो अपने झूठ का लिबादा पहन के फिर रहे हैं, और हम अभी भी उनको सपोर्ट करें। देखिए, आप पहले पाकिस्तान को सोचें। अगर पाकिस्तान को आप सोचेंगे तो आपकी आने वाली नस्ल अच्छी होगी, आपकी आने वाली नस्ल बेहतरीन होगी। अगर आप पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे, वक्ती मफाद को सोचेंगे, वक्ती पार्टी का सोचेंगे, तो यकीन माने फिर आपकी आने वाली नस्ल भी इसी तरह कभी IMF की मरून मिन्नत होगी और कभी वर्ल्ड बैंक की। नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त दूसरी किसी वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे और अपने जज्बात का इज़हार करूँगा। अपने सब घर वालों का, सब रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।